के लिए आमीन करने लगे, हमें एक रोशनी नजर आने लगी। वो रोशनी इतनी तेज थी, उसकी मिसाल मैं ऐसे दूंगा जैसे सर्दियों में एक बड़ी तादाद में लकड़ियां जलाते हैं। जब सब लकड़ियां आग पकड़ती हैं तो एक बड़ी आग भड़कती है। वो रोशनी बिल्कुल वैसे थी और ठीक हमारे पीछे से आती हुई दिखाई दे रही थी। उस रोशनी की वजह से आसपास के दरख्त और कब्रें बकायदा नजर आने लगी थी। हम समझ रहे थे कि कब्रिस्तान में कोई आग जला रहा है। जब हम फातिहा मुकम्मल करने के बाद पीछे मुड़े तो ये देखकर हैरान रह गए कि वो रोशनी ठीक हमारे पीछे मौजूद कब्रों से निकल रही है। अब उस रोशनी के साथ हमें एक खुशबू महसूस होने लगी थी जो उस पूरे कब्रिस्तान की फिजा में आहिस्ता आहिस्ता फैल रही थी। मैंने अपने उस दोस्त की तरफ सवालिया अंदाज में देखा जिस पर उसने मुझे खामोश रहने का इशारा किया। जब हम उस जगह से दूर आ गए तो वो रोशनी आहिस्ता आहिस्ता थम गई, लेकिन उस रोशनी के साथ आने वाली खुशबू मुझे उस कब्रिस्तान की पार्किंग तक आती रही। हम लोग चुपचाप गाड़ी में बैठे और घर आ गए। अगले रोज जब मैं अपने उस दोस्त से मिला तो उससे मैंने पिछली रात वाला माजरा पूछा, क्योंकि उसके तासुरात बता रहे थे जैसे वो इस बारे में जानता है। फिर मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि उसकी वालदा की कब्र के पीछे हाफिज बच्चों की कब्रें हैं, और उसने एक हैरान कर देने वाली बात बताई कि उसका जब भी रात में चक्कर लगता है तो वो ये सब चीजें महसूस करता है, लेकिन उसे आज तक इस सब से कोई डर नहीं लगा, बल्कि उसे एक तहफ्फुज का एहसास होता है। मेरे उस दोस्त ने मुझे बताया कि जब उसके साथ ये मामला पहली बार पेश आया था तो उसने ये सारा माजरा कब्रिस्तान के गोरकन से डिस्कस किया था, जिस पर उस गोरकन ने बताया था कि उसे यहाँ आए हुए 10 साल हो गए हैं। जब वो यहाँ आया था तब ये कब्रें पहले से मौजूद थीं। उस गोरकन ने कई बार यहाँ रोशनियां देखी हैं और कुरान मजीद की तिलावत को सुना है। उसे सिर्फ इतना पता है कि ये कब्रें हाफिज बच्चों की हैं। ये कितनी पुरानी है ये बात वो भी नहीं जानता। ये मेरी जिंदगी का एक नाकाबिले फरामोश वाक़या है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे इस वाक़े को अपनी एपिसोड में शामिल करेंगे। अल्लाह सुब्हाना व तआला उन सब की मगफिरत फरमाए, उनके आने वाली हर मंजिल को आसान फरमाए और हमें भी नेक अमाल और 5 वक्त नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अब इसी के साथ बढ़ते हैं आज के अगले वाक़े की जानिब जो समन खालिद ने रावलपिंडी से भेजा है। आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। मेरा नाम समन खालिद है और मैं रावलपिंडी से ताल्लुक रखती हूँ। ये वाक़या आज से काफी पुराना है, जब मैं अपने गांव अपनी नानी के घर कुछ दिनों के लिए रहने गई हुई थी। मेरी नानी का घर गुजरात से आगे एक छोटे से गांव जलालपुर जटा में है। उस घर के बारे में बताती चलूं कि मेरी नानी के उस घर में जिन्नात रहते हैं। उस घर में जो कोई भी मेहमान बनकर जाता है वो जिन्नात जरूर उसको तंग करते हैं, और खासकर रात में वो जिन्नात घर आए मेहमान को सुकून से नहीं सोने देते। मैं उस रात अपनी नानी के घर सो रही थी। आधी रात के वक्त मुझे उस घर से किसी के चीखने की आवाजें आने लगीं और मैं वो आवाजें सुनकर नींद से उठ गई। वो आवाजें घर के अंदर से आ रही थीं, जो सिर्फ मुझे सुनाई दे रही थीं, क्योंकि वो आवाजें इतनी तेज थीं अगर वो मेरे अलावा किसी को भी आती तो वो जरूर मेरी तरह नींद से उठ जाता। मुझे वो आवाजें सुनकर काफी डर लग रहा था, क्योंकि मैं जानती थी कि ये सब इस घर में रहने वाले जिन्नात कर रहे हैं। मैंने दोबारा सोने की कोशिश की और मुझे फिर से नींद आ गई। कुछ देर गुजरने के बाद एक अजीब सी आवाज को सुनकर फिर से मेरी नींद कच्ची हो गई, लेकिन अब की बार वो आवाज चीखने की नहीं बल्कि किसी के गुनगुनाने की थी, जैसे कोई मेरे कमरे में गुनगुना रहा हो। जब मैंने नींद में करवट बदली तो मुझे बकायदा महसूस हुआ जैसे कोई वजूद मेरे सर वाली साइड पर मेरे बिल्कुल करीब खड़ा है और गुनगुना रहा है। वो जो कोई भी चीज थी मैंने उससे महसूस कर लिया था कि कोई मेरे कमरे में मेरे सर के करीब खड़ा है, लेकिन मैंने अपनी आंखें बिल्कुल नहीं खोली और बंद ही रखी। वो आवाज आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती चली गई। मुझे बहुत शदीद डर लग रहा था, लेकिन मैं आंखें बंद करके खामोश होकर लेटी रही। कुछ ही लम्हों में उस वजूद ने मेरा नाम लेना शुरू कर दिया। वो चीज बार बार मेरा नाम लेकर मुझे पुकार रही थी। मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ और मैंने एक जोरदार चीख मारकर रूम की लाइट ऑन कर दी। जब मैंने लाइट ऑन की तो मेरे कमरे में कोई भी मौजूद नहीं था। मेरी इस आवाज से घर का कोई फर्द नींद से नहीं उठा। मैं अपने बिस्तर पर लेट गई और मेरी तबीयत खराब होने लगी। काफी देर जागने के बाद मुझे नींद आ गई और मैं सो गई। वैसे तो मैं सुबह जल्दी उठने की आदी हूँ, लेकिन उस सुबह मैं देर तक सोई रही।
मेरी नानी के घर सुबह के वक्त कोई भी मौजूद नहीं था, सब कामों से बाहर गए हुए थे। मेरी नानी घर के कामों में मसरूफ थीं। वो काम करते करते घर के एक कमरे में दाखिल हुई। उन्होंने देखा कि मैं सामने खड़ी हूँ और बहुत गुस्से से उनको घूर रही हूँ। मेरी नानी को मेरा ऐसा करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। जब वो दूसरे कमरे में दाखिल हुई तो उन्होंने देखा कि मैं तो अपने बेड पर गहरी नींद सो रही हूँ। जब वो वापस मुड़ी तो मेरा रूप धारने वाली वो लड़की वहां से गायब हो चुकी थी। असल में वो कोई और चीज थी जो मेरा रूप धारे उस घर में घूम रही थी। मेरी नानी का घर इंतहाई पुरस्कार है और ये बात हमारे पूरे खानदान को पता है और वहाँ आए दिन ऐसे वाकयात सामने आते रहते हैं। अब इसी के साथ बढ़ते हैं आज की एपिसोड के आखिरी वाक़े की जानिब जो वकार ने फैसलाबाद से भेजा है। आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। मेरा नाम वकार है और मेरा ताल्लुक फैसलाबाद से है। मैं फैसलाबाद के एक रेस्टोरेंट में मैनेजर हूँ। ये बात तब की है जब मेरी इस रेस्टोरेंट में जॉब हुई थी। मुझे यहाँ काम करते हुए 1-2 माह का अरसा गुजरा था कि यहाँ एक ऐसा कस्टमर आया जो वक्त के साथ साथ मेरे करीब होता चला गया। वो एक नौजवान लड़का था जिसकी उम्र 26 साल के आसपास थी। मेरी उससे गहरी दोस्ती हो चुकी थी। वो जब भी रेस्टोरेंट पर आता था हमेशा चिकन ऑर्डर करता था और जब वो मुझे रेस्टोरेंट से बाहर मिलता था तब भी वो चिकन ही खा रहा होता था। वो हमारे इस रेस्टोरेंट पर इतना ज्यादा आने लग गया था कि जब रेस्टोरेंट ओपन होता था तब वो पहले से बाहर मौजूद होता था और जब रेस्टोरेंट को बंद करने का वक्त आता तो वो लड़का हमारे साथ ही उस रेस्टोरेंट को बंद करवा कर जाता था। मेरी रिहाइश तब उसी रेस्टोरेंट के ऊपर मौजूद एक कमरे में हुआ करती थी जो कि रेस्टोरेंट वालों ने दी हुई थी। हम लोग कुछ देर बाहर रुककर बातें करते जिसके बाद वो अपने घर चला जाता था और मैं अपने रूम में जाकर सो जाता था। मेरी उससे गहरी दोस्ती हो चुकी थी। वो मेरे बारे में सब कुछ जानता था। वो मुझसे ऐसी ऐसी बातें कर जाता था जिसका मैंने उससे जिक्र भी नहीं किया होता था और बाद में मैं हैरान होता था कि ये सब बातें इसको कैसे पता हैं जिसका मैंने इससे जिक्र भी नहीं किया। लेकिन अपने बारे में उसने मुझे कभी कुछ नहीं बताया था। यहाँ तक कि मैं ये भी नहीं जानता था कि वो कहाँ रहता है। जब भी मैं उससे उसके घर या उसकी फैमिली के बारे में पूछता था तो वो हमेशा बात बदल देता था। मैं कहीं भी जाता था वो लड़का वहां मुझसे पहले पहुंच जाता था जबकि उसे पता भी नहीं होता था कि मैंने वहां आना है। चाहे वो जगह घंटों के फासले पर ही क्यों ना हो वो लड़का वहां पहले से मेरा मुंतजिर होता था और ये बात मुझे गहरी सोच में डाल देती थी कि इससे कैसे पता होता है कि मैं यहाँ आने वाला हूँ और ये इतना लंबा सफर तय करके कैसे यहाँ आया। ये कुछ सवाल होते थे जो मेरे दिमाग में चलते थे। उन दिनों 2 बार मेरा किसी से झगड़ा हुआ और जिनसे मेरा झगड़ा हुआ बाद में उनको भारी नुकसान उठाना पड़ा जिसका मैं यहाँ जिक्र भी नहीं कर सकता। ऐसे ही वक्त गुजरता गया लेकिन अब एक बात काफी अजीब हो चुकी थी। पहले मैं 5 वक्त का नमाजी हुआ करता था लेकिन जब से मेरी उस लड़के के साथ दोस्ती हुई मैं बेनमाजी हो चुका था। मैं खुद पर काफी बोझ महसूस करने लगा था। मुझे अपनी तबीयत बहुत भारी महसूस होने लगी थी। मैंने एक दिन ये सारा माजरा अपने एक पुराने दोस्त को सुनाया जिस पर वो मुझे एक आमिल साहब के पास दम करवाने ले गया। जब हम उन आमिल साहब के पास पहुंचे तो उन्होंने मुझे दम किया और साथ एक तावीज देकर बोले कि इसे कभी अपने गले से मत उतारना। मैंने जैसे ही वो तावीज पहना मेरे जिस्म और सर का बोझ फौरन चला गया, ऐसे जैसे था ही नहीं और मैं अपनी तबीयत को अब काफी हल्का महसूस कर रहा था। अब इसमें हैरान कर देने वाली बात ये थी कि मेरा वो दोस्त जो हर वक्त मेरे साथ साए की तरह होता था वो अचानक लापता हो गया था। उसकी कोई खैर खबर नहीं थी। उस तावीज के पहनने के बाद उसने रेस्टोरेंट पर भी आना छोड़ दिया और जगह जगह दिखाई देना भी बंद कर दिया। कुछ दिन गुजरने के बाद एक रोज जब मैं नहाकर रेस्टोरेंट जाने के लिए तैयार हो रहा था तब मैं अपना तावीज वॉशरूम भूल आया था। मैंने अपनी खिड़की से देखा कि वो लड़का नीचे खड़ा है और मेरे रूम की तरफ देख रहा है। मैं उसको ऐसे अचानक से देखकर बहुत खुश हुआ और उसे खिड़की से आवाज देकर कहा कि 2 मिनट रुको, मैं बस अभी आया। और मैं भागकर वॉशरूम गया और अपना तावीज पहनकर जब नीचे पहुंचा तो वहाँ वो लड़का तब नहीं था। ये देखकर मुझे काफी अजीब लगा। उस दिन से लेकर आज तक वो लड़का मुझे दोबारा कभी नहीं दिखा। वो तावीज अब भी मेरे गले में है और मुझे आमिल साहब ने सख्ती से मना किया है कि इस तावीज को भूलकर भी मत उतारना। अगर तुमने इसे उतारा तो तुम्हें भारी नुकसान हो सकता है। आमिल साहब ने बताया था कि जो लड़का दोस्त बनकर तुम्हारे साथ रहा वो इंसानों में से नहीं था बल्कि वो एक हिंदू कबीले का जिन था।
मैं गुलाम अब्बास, समन खालिद और वकार का दिल से शुक्रिया अदा करूंगा जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला और अपनी जिंदगी के वाकयात हम तक पहुंचाए। अगर आपको मेरी ये एपिसोड अच्छी लगी हो और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी मजीद एपिसोड्स आती रहें तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बहुत बहुत जरूरी है। जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल का नोटिफिकेशन ऑन कर लें। आप सब नीचे दिए गए नंबर पर अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगा, जल्द ही नए एपिसोड के साथ हाजिर हूँगा। आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।